बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू होगा उसमें हम बात करेंगे कि जो एफबीआर के नोटिसेस आते हैं, आज हम थोड़ा सा इस बात का एनालिसिस करेंगे कि ये जो नोटिसेस आने की वजूहात क्या होती हैं और इन वजूहात को हमने दो हिस्सों में क्लासीफाई किया है, जिसमें कुछ डायरेक्ट वजूहात होती हैं और कुछ इनडायरेक्ट वजूहात होती हैं। और डायरेक्ट वजूहात जो हैं वो आज हम देखेंगे। डायरेक्ट वजूहात से मुराद हमारी इस वीडियो के अंदर ये होगी कि ऐसी तमाम एक्शंस, ऐसे तमाम गलतियाँ या ऐसे तमाम काम जब एक टैक्स पेयर या उसका कंसल्टेंट जो रिटर्न फाइल करता है वो करता है, या प्रोफाइल बनाते हुए जो गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों की वजह से भी बाज़ औक़ात नोटिसेस आते हैं। चूँकि ये ख़ुद अपने अमाल के नतीजा होता है, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट वजूहात कहा है। डायरेक्ट वजूहात जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो रिटर्न फाइलिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आपको पता है कि रिटर्न फाइलिंग के बाद ही जो टैक्स की आप इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट कराते हैं ऑनलाइन, या कुछ इंफॉर्मेशन बैंकों के थ्रू, ट्रांसफ़र अथॉरिटीज़ के थ्रू जो है वो एफबीआर तक पहुंच रही होती है, इंटरनेशनल ट्रैवल्स की आ रही होती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की आ रही होती है, सेल परचेज़ की इंफॉर्मेशन के अलावा आप जो इंफॉर्मेशन जो है वो वॉलंटियरली रिटर्न्स के थ्रू सबमिट कराते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बेसिस के ऊपर भी आपको जो है वो नोटिसेस आते हैं। इसको मैं डायरेक्ट वजूहात कहता हूँ। और बाज़ वजूहात जो होती हैं वो इनडायरेक्ट होती हैं, वो टैक्स पेयर के अपने रिकॉर्ड के अंदर जो है वो नहीं होती। उस वजह से भी बाज़ औक़ात जो है वो आपको जो नोटिसेस हैं वो आते हैं। तो इस वजह से आज हम जो है वो दोनों जो तरह के डायरेक्ट वजूहात भी हैं और जो इनडायरेक्ट वजूहात हैं, दोनों के ऊपर जो है वो आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डायरेक्ट वजूहात हैं उसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड जो ऐसी कौन सी गलतियाँ होती हैं, ऐसी कौन सी कमियाँ रिटर्न के अंदर रह जाती हैं जो बाज़ औक़ात जाके बैक एंड पे जाके आपके ख़िलाफ़ जो है वो नोटिस को इशू कराने को ट्रिगर करती हैं। तो आज हमने उन ट्रिगर्स को है वो डिस्कस करना है। तो इस वक्त जो इनकम टैक्स की कुछ पॉसिबल वजूहात हैं, और ये बेस्ड ऑन माई ओपिनियन है, बेस्ड ऑन माई प्रैक्टिस है, इसमें कुछ कमी ज़्यादती हो सकती है। तो बहरहाल मैंने कोशिश की है कि जितना इस लिस्ट को मैं कंप्रिहेंसिव कर सकूं आपसे डिस्कशन के लिए, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रीज़न्स को बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखा है। सबसे पहली रीज़न जो मैंने लिखी है वो है ओवर स्टेटमेंट एंड अंडर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट बाज़ औक़ात यह होती है, ये अंडर स्टेटमेंट आपकी क्या होती है कि बाज़ औक़ात जो है अगर आपने पिछले साल आपकी सेल्स ज़्यादा थी, इस दफ़ा आपकी सेल्स जो हैं वो किसी वजह से कम होती हैं, तो बाज़ औक़ात आपकी इस वजूहात की बिना के ऊपर जो है वो आपको जो अगर आप देखें ऑडिट की जो पॉलिसी आती थी तो उसके अंदर ये लिखा होता था कि अगर आपने 10% 20% से अपनी जो इनकम है अगर उसको आपने अंडर स्टेट आपकी हो गई है, नेचुरली भी हो गई है, या उनके मुताबिक ये होता है एफबीआर के मुताबिक मैन्युफैक्चर तरीके से की गई है, तो अगर जो है वो सेल के अंदर गिरावट होती है तो पॉसिबल है कि आपसे क्वेश्चन होगा इसके बारे में। दूसरी चीज़ होती है एक्सपेंसेस। तो अगर सेल की प्रपोर्शन से एक्सपेंसेस आपने ज़्यादा बियर कर लिए हैं या एक्सपेंसेस आपने ज़्यादा क्लेम किए हुए हैं, तो उसके ऊपर भी पॉसिबिलिटी है कि आपसे क्वेश्चन होगा, आपसे शोकाज नोटिस जो है उसके तहत जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रीज़न की अगर हम बात करें तो उसमें है मिस इन्फॉर्मेशन या अटैचमेंट्स। तो बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि 176 के अंदर जो है नोटिस आ जाते हैं कि आपने जो कंपनीज़ के लिए या बिज़नेस की जो रिटर्न्स जो है हम सबमिट करते हैं, तो उसमें ये कहा जाता है कि आपने अटैचमेंट्स के अंदर जो हैं वो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो अटैच नहीं की, या आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी वो आपने अटैच नहीं की, तो उस वजह से भी बाज़ औक़ात आपको जो है वो नोटिस आ सकता है। इस तरह नेक्स्ट अगर आप रीज़न देखें तो उसमें यह है कि इनकम्प्लीट और इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने किसी हवाले से भी आपने इनकम्प्लीट या इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट की है, तो उस वजह से भी बाज़ औक़ात जो है वो आपको नोटिसेस जो आ सकते हैं। जैसे पिछले दिनों आपको याद होगा कि 7E के हवाले से जिन लोगों ने 7E का फॉर्म प्रॉपरली फाइल नहीं किया था, उनको भी जो है वो नोटिसेस आए थे और उन्हें ये कहा गया था कि आप अपना 7E का जो फॉर्म है उसको फिल करें, या उसमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपने पूरी नहीं की। नेक्स्ट रीज़न जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों जब, चूँकि ये वैसे तो ये प्रोविंशियल मैटर है, लेकिन एफबीआर का स्टांस इसके ऊपर ये होता है कि अगर आप उसी सूरत में यहाँ पे इनकम जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं एग्जेम्प्ट, अगर आपने प्रोविंस को जो है वो टैक्स दिया हुआ है। तो ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने बड़ी हैवी एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट किया हुआ था और उसकी मदद से अपनी वेल्थ जो है उसको जाके बैलेंस किया हुआ था, तो पिछले दिनों एक बड़ी ड्राइव चली थी, आपको याद होगा
पिछले आज से 2-3 साल पहले की बात है कि तकरीबन जितने लोगों ने भी एग्रीकल्चर इनकम का वहाँ पे जिक्र किया हुआ था, उनसे एग्रीकल्चर इनकम का जो है वो सवाल हुआ था। तो इसलिए अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम अपनी डिक्लेयर करनी है तो मेक श्योर करें कि जिस भी प्रोविंस के अंदर आपकी एग्रीकल्चर इनकम आती है वहाँ पे आपने एग्रीकल्चर का टैक्स जो है वो दिया हुआ है। सिर्फ उसी सूरत में ये हो सकता है कि आपको एग्रीकल्चर इनकम जो है ये एग्जैम्प्ट हो सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि गिफ्ट और इनहेरिटेंस है। अब गिफ्ट और इनहेरिटेंस जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे सेक्शन 39 के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आपने जब भी गिफ्ट जो है और इसके बाद अगर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो उस सूरत में आपके पास प्रॉपरली इनहेरिटेंस के जो हैं वो सबूत होने चाहिए। सिर्फ ये है कि गिफ्ट और इनहेरिटेंस की मदद से जो है वो वेल्थ को जो है वो रिकन्सिलेशन नहीं करनी चाहिए। सो इसके बाद आगे लोन है, तो लोन का भी सेक्शन 39 के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि लोन की बाकायदा हदीदों का यूद है कि वो थ्रू बैंकिंग चैनल आना चाहिए, बंदों का एक्टिव फाइलर होना ज़रूरी है। तो अगर आपने बड़ा एक्सटेंसिवली लोन जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है तो बड़े हाई चांसेस हैं कि आपको जो है वो नोटिस के थ्रू जो है इसकी इंक्वायरी की जा सकती है। नेक्स्ट रीज़न अगर आप देखें तो वो है फॉरेन रेमिटेंस। अब फॉरेन रेमिटेंस दोनों तरह के नोटिस मैंने देखे हैं कि अगर तो आपने 5 मिलियन से कम भी डिक्लेयर की है या 5 मिलियन से ज़्यादा भी की है तो उस सूरत में भी आपको नोटिस किया जाता है और कहा जाता है कि इसकी हमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने बाहर से फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में लेके आए थे उसकी भी जो जितनी भी आपके पास सबूत हैं वो सबूत जो हैं वो हमें सबमिट कराए जाएं। सो अगर आपने फॉरेन रेमिटेंस जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर की है तो कोशिश करें कि उसके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। आपका स्टांस जो है अगर कल को एफबीआर की तरफ से कोई नोटिस आता है तो उसको आप एस्टेब्लिश कर सकें एफबीआर के सामने, क्योंकि चूंकि अब आपने फॉरेन रेमिटेंस डिक्लेयर की है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर तो ये हाई चांस है कि आपको जो है वो नोटिस के थ्रू जो है वो आपसे इंक्वायरी होगी और नोटिस जो है वो इससे ट्रिगर हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न अगर आप देखें तो उसमें है एबनॉर्मल लॉसेस। अगर आप कंपनी की या किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी की या किसी भी बिजनेस इंडिविजुअल की रिटर्न जो है वो फाइल कर रहे हैं और उसके अंदर आप हाईली जो हैं वो लॉसेस आप जो हैं वो या कैरी फॉरवर्ड्स जो हैं वो दिखा रहे हैं तो उसके ऊपर भी बड़ा हाई चांस है कि आपके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, या ये जो एबनॉर्मल लॉसेस आप डिक्लेयर करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली ये भी ट्रिगर कर सकते हैं आपके खिलाफ नोटिस का या कोई भी प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ जो है ये इनिशिएट हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न अगर आप देखें तो उसमें है एडजस्टमेंट ऑफ अनअप्रूव्ड रिफंड्स। ये रिफंड्स के हवाले से बहुत से लोगों ने अभी भी देखा होगा कि इसमें 122(9) की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो नॉर्मली अब ओपन हो रही हैं, क्योंकि लोगों ने ये एक हिस्टोरिकली एक प्रैक्टिस बनाई थी जिसमें लोग ये कर रहे थे कि जितना भी उनके अनअप्रूव्ड रिफंड्स होते थे लोग क्या करते थे कि जितना भी रिटर्न के अंदर रिफंड शो हो रहा है उसको अगले सालों में जाके वो एडजस्ट कर लेते थे। तो इसलिए ज़ाहिर है अभी तो एफबीआर ने सारा पोर्टल ही पिछले कुछ सालों से चेंज कर दिया। अब तो ये है कि सिर्फ अप्रूव्ड रिफंड्स जिनके ऊपर जो है वो रिफ़ंड ऑर्डर इशू हुआ है सिर्फ वही वाले जो रिफंड्स हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये चूँकि एक आपको फ्रीडम था तो लोग क्या करते थे कि वहाँ पे आगे एक फ़िगर मूव करते थे। तो ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिफ़ंड जो है वो एडजस्ट किए हुए हैं उनको भी हाई चांस है कि उनको नोटिस आएगा और उनकी जो है वो प्रोसीडिंग्स जो है वो ट्रिगर हो सकती हैं। नेक्स्ट रीज़न अगर आप देखें तो उसमें यह है कि कंसीलमेंट ऑफ इनकम। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सेक्शन 111 का नोटिस नॉर्मली आ जाता है इसके ऊपर। तो इसमें नॉर्मली ये होता है कि अगर आपने कोई एडवांस टैक्स जमा कराया है, अगर आपकी कोई विदहोल्डिंग हुई है और आपने कोई एसेट जो है 236 के अंदर आपने परचेज़ किया, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है तो उसमें अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं और ज़ाहिर है ट्रांसफ़र अथॉरिटी से जब ये डाटा जो है वो एफबीआर को ट्रांसफ़र होगा तो बड़ा हाई चांस है कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो नोटिस जो है वो ट्रिगर हो सकता है। तो इसलिए कंसीलमेंट के ऊपर तो बहुत फ्रीक्वेंट आते रहते हैं। उसमें कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स हो सकता है, इनकम हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, एसेट्स लायबिलिटीज़, किसी तरह की भी जो कंसीलमेंट है उसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो ट्रिगर हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न जो है वो है क्लेम ऑफ फाइनल टैक्स एग्जैम्प्ट या 100% टैक्स क्रेडिट। अगर आप किसी इनकम के ऊपर फ्रीक्वेंटली क्लेम करते जा रहे हैं तो बड़ा हाई चांस है कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो नोटिस जो है वो ट्रिगर हो सकता है। तो ये चंद रीज़न्स थी जो कि इनकम टैक्स के अंदर होती हैं। अब इनकम टैक्स में अगर आप देखें तो मैंने कुछ रीज़न्स जो हैं जो मुदर्जा बाला मैंने आपसे डिस्कस की हैं, उसमें कोशिश ये करें कि आप अपना
अटैचमेंट्स कंप्लीट करें, अपना रिकॉर्ड कंप्लीट करें। अगर आप गिफ्ट जो है, लोन है, इनहेरिटेंस है, इस तरह की कोई चीज़ क्लेम कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास हो। अगर आप एग्रीकल्चर इनकम को लेके जा रहे हैं तो उस सूरत में भी आपने मेक श्योर करें कि प्रोविंस को जो टैक्स है वो उसके ऊपर जमा कराया हो। अगर आप कैरी फॉरवर्ड जो हैं वो लॉसेस हैं आपके, तो उसका भी आपके पास जो है वो कंक्रीट एविडेंसेस होने चाहिए। और इसी तरह अगर आप फाइनल फिक्स या 100% टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो वो भी ज़ाहिर है आपको लीगल प्रोविजंस और लीगल कवर्स जो हैं वो हासिल हों, तभी आप ये करें। अदरवाइज़ बड़े हाई चांस है कि ये डायरेक्ट रीजंस हैं जिसकी वजह से एफबीआर जो है आपको नोटिस जो है वो कर सकता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स, जैसा कि आपको पता है कि सेल्स टैक्स के भी काफ़ी सारे मसाइल्स हैं कि जब भी आप सेल्स टैक्स या सर्विस की रिटर्न जो है वो प्रोविंस के साथ या फेडरल के साथ फाइल कर रहे हैं और या सप्लाईज़ की कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी आप बहुत सी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से जो प्रोसीडिंग्स हैं आपके ख़िलाफ़ जो है वो इनिशिएट हो सकती हैं। इसमें जो कुछ लिस्ट मैंने ज़ाहिर है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैंने बनाई है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वो आप देख सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर आप देखें कि सबसे पहले अगर आपने इनकम जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ज़्यादा डिक्लेयर कर दी है, जबकि जो मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न हैं उसके अंदर आप कम कर रहे हैं, तो बड़ा हाई चांस है कि आपके ऊपर सप्रेशन ऑफ सेल्स टैक्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो इनिशिएट हो सकती हैं। सो गौर करें, अगर आपने फ़र्ज़ करें 10 मिलियन की जो इनकम है वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो की है, तो मेक श्योर करें कि जब आपने सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट की हैं उसमें भी वो इनकम जो है वो 10 मिलियन हो, या इन ईदर केस अगर आपने कोई प्रीवियसली आपको अमाउंट जो है वो अगले सालों में आके मिली है, कोई रिसीवेबल रिसीव हुआ है, तो उस सूरत में भी आपके पास बहरहाल एक उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट रीज़न इस वक्त जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है उसमें यह है कि लैक ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ फर्दर टैक्स। अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टीज़ को या ऐसी पार्टीज़ को विच वाज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड आपने उनको सेल्स की हैं, तो ऐसी सेल्स के लिए भी ज़ाहिर है अगर उन सप्लाईज़ के ऊपर फर्दर टैक्स जो है या उन पार्टीज़ के ऊपर फर्दर टैक्स लगता था, तो ये भी आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आपने वो प्रीवियसली 3% था, अब आजकल ज़रा 4% हो गया है, तो वो भी आपने उनसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना था। अगर आपने फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज अनरजिस्टर्ड पार्टियों से या ऐसी पार्टियों से जो लाइबल टू बी रजिस्टर्ड थी लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको सेल करते हुए अगर आपने वो नहीं किया तो हाई चांस है कि आपके ख़िलाफ़ जो है वो एफबीआर जो है वो फर्दर टैक्स की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट कर सकता है। नेक्स्ट रीज़न अगर आप देखें तो उसमें हैवी इनपुट कैरी फॉरवर्ड है। अब ये जो हैवी इनपुट का जो कैरी फॉरवर्ड है ये भी बाज़ औक़ात आपके लिए बड़े प्रॉब्लम खड़े कर देता है कि अगर आपकी परचेजेस आप किए जा रहे हैं, सेल्स आपकी ना होने के बराबर हैं, कम हैं या कंपैरेटिवली कम हैं, और आप सालों से जो है वो मिलियंस ऑफ मिलियंस के कैरी फॉरवर्ड जो हैं वो करते जा रहे हैं, तो बड़ा हाई चांस है इसके ऊपर आपकी इंक्वायरी जो है वो ओपन हो सकती है या आपको किसी तरह का भी जो नोटिस है वो इशू हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न अगर आप देखें तो उसमें है क्रस्ट की डिस्क्रिपेंसीज़। अब ये जो डिस्क्रिपेंसीज़ आती हैं ये ज़्यादातर उस वक़्त आती हैं कि जब आपने इलीगल किस्म का इनपुट जो है वो क्लेम किया है मुताबिक नहीं है। जैसा कि ज़्यादातर ये जो नोटिस आता है अगर आपने फिक्स एसेट को लिया है, गाड़ियों का, कार आपने ख़रीदी है, तो उसके ऊपर अगर आपने इनपुट जो है वो क्लेम कर लिया है सप्लाईज़ के अगेंस्ट आपने, तो उस सूरत में भी ज़्यादातर जो है वो क्रस्ट की जो डिस्क्रिपेंसी है उसके ऊपर जो है वो आ जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सेल टू अनरजिस्टर्ड है, वो हम ऑलरेडी डिक्लेयर आपसे डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है पिछले दिनों कुछ सालों में एफबीआर ने अनरजिस्टर्ड सेल के ऊपर भी रजिस्टर्ड पार्टी की तरफ से एक चेक लगाया है जो मंथली और एनुअल बेसिस पे है, तो उसको भी अगर आप मलूज़ खातिर नहीं रख रहे हैं तो बड़ा हाई चांस है कि आपको उसके ऊपर भी जो है वो सेल्स टैक्स का नोटिस जो है वो सर्व हो सकता है। और लास्ट रीज़न जो है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ 100% इनपुट। अब ये भी मेरे पास क्लाइंट्स जो हैं वो इसके ऊपर काफ़ी परेशान होते हैं कि ऐसी पार्टीज़ जो जिनको अलाउ नहीं है, जो अथराइज़ नहीं है कि वो 100% अपना टैक्स जो है एडजस्ट कर सकें, और वो कर रही होती हैं बाज़ औक़ात किसी ऑप्शन का या टेक्निकल ग्लिच का फ़ायदा उठाते हुए, तो उस सूरत में भी उनको अक्सर ये नोटिस आता है कि आपको 90% तक या जितना भी प्रोवाइडेड था आपने अप टू दैट लिमिट आपने इनपुट एडजस्ट करना था, आपने इनपुट एक ज़रूरत से
ज़्यादा एडजस्ट कर लिया है, तो इस वजह से भी नोटिस आपको सर्व किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको चंद रीज़न्स बताई हैं जो इनकम टैक्स में या सेल्स टैक्स में होती हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए इनकम टैक्स वाले इश्यूज़ का ख्याल करते हैं तो आप क्या करते हैं कि अपने ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं उसका जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। इसी तरह सेल्स टैक्स का जो मामला है, तो सेल्स टैक्स के मामले में भी आपने ये नोट किया होगा कि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल करते हैं तो आप अपना रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि जो इनडायरेक्ट इश्यूज़ होते हैं। अब इनडायरेक्ट इश्यूज़ के अंदर अगर हम बात करें तो इस वक्त कुछ इश्यूज़ जो हैं वो मैंने हाईलाइट किए हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अब ब्रीफली इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। एनुअल ऑडिट्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि कमिश्नर के पास भी इनकम टैक्स के अंदर जो है वो एनुअल ऑडिट का जो है वो प्रोरेगेटिव मौजूद है। इसके अलावा इससे पहले बैलेटिंग वगैरह होती थी तो उसमें भी एक स्पेसिफिक चंक जो था उसको सिलेक्ट कर लिया जाता था। अब जाहिर है आप इसका ताल्लुक आपके अमाल से नहीं है, ये ज़ाहिर है FBR के पास एक प्रोरेगेटिव है, उनके पास ये जो है वो पावर मौजूद है कि कमिश्नर या हेडक्वार्टर जो है वो आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट जो है वो कर सकता है। दूसरा रीज़न इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उसमें आप देख सकते हैं कि हेडक्वार्टर की बाज़ औक़ात इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हेडक्वार्टर में जो लोग काम कर रहे होते हैं ज़ाहिर है वो एक बड़े डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो अगर उन्हें वहाँ पे कुछ गैप्स नज़र आते हैं, जैसे पिछले दिनों फर्दर टैक्स की इनिशिएशन हुई है, इसी तरह पिछले दिनों जो है वो कोल सेक्टर के ऊपर जो फेक इन्वाइसेस के इश्यूज़ थे उसके ऊपर जो है प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है, और इसी तरह मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इसी तरह एसेट्स के ऊपर डिफरेंट किस्म की जो क्यूरीज़ हैं वो हेडक्वार्टर की तरफ से इनिशिएट होती हैं, वो नीचे RTOs को भेजी जाती हैं और RTOs जो है वो आगे उन टैक्स पेयर को जो है वो नोटिस करता है। तो जाहिर है ये क्यूरीज़ भी जो हैं वो आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट तरीका है कि FBR ने वहाँ से बैठ के कोई चीज़ नोटिस की सिस्टम की कोई कमज़ोरी की वजह से जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे थे, तो उस पर उन्होंने जो है वहाँ से जो है वो प्रोसीडिंग्स या नोटिस जो है वो करना इनिशिएट कर दिए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो है टारगेट बेस्ड नोटिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि बाज़ औक़ात जो भी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं उनको ज़ाहिर टारगेट होते हैं कि आपने मंथली, क्वार्टरली या एनुअली आपने इतनी कलेक्शन जो है वो अपने जोन से करके देनी है। तो उसमें जो सबसे बड़ा टूल उनके पास होता है वो सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग है, एडवांस टैक्स के नोटिस हर 3 महीने के बाद, और बैंकिंग और अदर कुछ कंपनीज़ हैं जिनको मंथली बेसिस पर ये सर्व होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो फिर ये करते हैं कि जो लोग भी इस एम्बिट के अंदर आते हैं सेक्शन 147 के मुताबिक उनको ये नोटिस करना शुरू कर देते हैं ताकि अपनी जो कलेक्शन का उनका टारगेट है उसको जो है वो मीट किया जा सके। तो वैसे नॉर्मली ये इशू नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर इनको ये पता चल जाता है कि हमारे जोन के अंदर कुछ ऐसी वो हैं पार्टीज़ हैं या कुछ ऐसे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं जिनसे एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, तो वो बार इसको फिर मैंडेटरी करते हैं, इसकी मैनुअल और फिर उसके बाद फॉलो अप भी करते हैं। तो इसलिए ये मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ कि ये बेसिकली टारगेट बेस्ड जो है वो प्रोसीडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट जो है अगर हम देखें तो उसमें यह है कि कुछ इंटरनेशनल लीक्स हैं, जैसे कि आपको याद होगा पनामा लीक आई थी, और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी के ऊपर और फॉरेन एसेट्स के ऊपर और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोबिंग जो है पाकिस्तान के अंदर शुरू हुई थी। अब ये भी अगर आप देखें तो ये किसी की ज़ाती अमाल की वजह से नहीं है, बट ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस होती हैं कि जब बाहर से या कोई फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वो आपस के अंदर डाटा एक्सचेंज का कोई वो बनाते हैं मामला, तो उस सूरत में भी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ज़ाहिर बाहर से शुरू होती हैं, पाकिस्तान आती हैं, फिर पाकिस्तान के इदारे भी उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं और फिर आपको जो है वो नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बट एक पॉलिटिकल रीजंस भी हैं बाज़ औक़ात पाकिस्तान के अंदर। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों शुगर इंडस्ट्री के ऊपर जब PTI की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया, और फिर जितने भी शुगर के वो थे मैन्युफैक्चरर्स थे उनको उन्होंने पिछले 5 सालों के इनकम और सेल्स टैक्स के ऑडिट के नोटिस भेज दिए, और फिर वो सारे बरल उसके ऊपर जो है वो मामला चलने शुरू हुए, और फिर वो जैसे ही गवर्नमेंट्स चेंज हुई वो कंक्लूजन की पता नहीं है वो नोटिस का क्या बना, बट वाज़ाहिर है ये एक पॉलिटिकल रीजंस भी हैं पाकिस्तान के अंदर कि जब एक पार्टी आती है तो वो दूसरी पार्टी के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन कर देती है, या उन्हें कोल्ड स्टोर में डाल देती है, या उन्हें फिर से रीइनिशिएट कर देती है। सो ये एक रीज़न्स होती हैं पाकिस्तान के अंदर जो अनडायरेक्ट रीजंस के अंदर मैं इसको क्लासीफाई करता हूँ। आखिरी रीज़न है वो है माल प्रैक्टिसेस। जैसा कि आपको पता है
जब बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, तकरीबन कोई 20-22 साल से ज़्यादा मेरा ख्याल है FBI का एक्टिव हमला फील्ड के अंदर काम कर रहा है। इसी तरह लॉयर्स भी काम कर रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स भी काम कर रहे हैं। तो वो भी एक वहाँ पे एक माल प्रैक्टिस है, करप्शन है कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो बाज़ औक़ात डिपार्टमेंट के साथ मिल के नोटिस इशू करा देते हैं क्लाइंट्स को। तो इसको भी मैं एक माल प्रैक्टिस ही कहूँगा। अनफॉर्चुनेट है, बट बड़ा कम स्केल पे है, बट ये भी बहरहाल होता है। तो इस तरह के जब नोटिस आते हैं तो इसको भी मैं कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट तरीका ही कंसिडर करता हूँ। दोस्तों, ये एक चंद ऑफ मेरी रिसर्च के अंदर चीज़ें आई जो मैंने आपके सामने रखी। कुछ डायरेक्ट रीजंस हैं, कुछ इनडायरेक्ट रीजंस हैं जिसकी वजह से नॉर्मली जो है वो पार्टीज़ को नोटिस आते हैं। उसके लिए आखिर में मैं यही कहूँगा कि बेहतरीन हल ये है कि जितनी वजूहात मैंने बताई हैं, अपनी अटैचमेंट्स को बेहतर करें, अपनी डेटा कलेक्शन को बेहतर करें, अपनी रिकन्सिलिएशंस को बेहतर करें। आप जो भी क्लेम करने जा रहे हैं इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के अंदर, उसकी आपके पास कोई सॉलिड रीजंस जो है वो मौजूद हो, और अगर हो सके तो उसको भी कोशिश करें कि आप फ्रंट के साथ, आप रिटर्न के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपने सूबे के अंदर एग्रीकल्चर का टैक्स दिया हुआ है और आप वहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसकी जो सबूत है वो रिटर्न के साथ ही अटैच कर दें। इसी तरह अगर आपने लोन या कोई और है तो उस पर जो डीड्स वगैरह हैं, जो एफिडेविट्स वगैरह हैं, वो भी कोशिश करें कि आप फ्रंट पे आप जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो साथ अटैच कर दें, ताकि आपको नोटिस जो है वो ना किए जाएँ। इसके अलावा जब भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो कानूनी प्रोविजंस को ज़रूर जहन में रखें, उसकी लिमिट्स को ज़रूर जहन में रखें, ताकि आप जो है वो पॉसिबल जो नोटिस हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनसे बच सकें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ये कुछ गायबाना नहीं है, ये कुछ ऐसे नहीं है कि आपको ऐसी बैठे बिठाए नोटिस आ जाता है। इसमें यकीनन आपकी या आपके कंसल्टेंट की कोई ना कोई गलती होती है, कुछ ना कुछ रह गया होता है, जिस वजह से आपको ये नोटिस जो हैं वो आ रहे होते हैं। तो कोशिश करें एक ड्यू केयर के साथ अपनी रिटर्न फाइल करें, प्रॉपर ड्यू केयर के साथ ये सारा काम करें, ताकि आप भी मुमकिन नोटिस से बच सकें। बट जो इनडायरेक्ट नोटिस वाला ऑप्शन है वो बहरहाल फिर भी FBI के पास ओपन रहता है, क्योंकि उनके पास बहरहाल एक इख्तियार है, वो कभी भी इनकम टैक्स का, सेल्स टैक्स का ऑडिट जो है वो खोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितना हो सके आप अपना रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है मैं नीचे कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।